नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, साइमल्टेनियस डिके मोड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब साइमल्टेनियस डिके मोड क्या है उसको ध्यान समझें। रेडियोएक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस है ना, हम उसे ऑपरेट नहीं करते, वो अपने आप कुछ, मैंने आपको बताया था जब हमने मीन लाइफ या एवरेज लाइफ कैलकुलेट की थी, तो किसी भी एक गिवन सैंपल में कुछ जो हमारे न्यूक्लियाई होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है और कुछ की लाइफ क्या होती है बड़ी लंबी होती है, लॉन्ग होती है। तो हमने उसका एवरेज कैसे निकाला, सभी की सभी जितने न्यूक्लियस थे उनकी लाइफ निकाली, डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन दैट सैंपल, और उसको डिवाइड कर दिया तो हमें एवरेज लाइफ मिल गई थी। तो जब हम कोई भी एक अपना रेडियोएक्टिव एलिमेंट है सपोज एक्स, और ये जब किसी भी दो, मान लो एक y में कन्वर्ट हो रहा है और साइमल्टेनियसली ये z में भी कुछ कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट होने के लिए जो डिके कांस्टेंट ले रहा है ये दैट इज λ1, और इसमें जाने के लिए जो ले रहा है दैट इज λ2। अब एक बात समझिए, जो पुरानी चीजें हमने पढ़ी उनमें एक चीज हमने पढ़ी है कि बेसिकली रेट ऑफ डिके क्या चीज होती थी, dN/dt। जो हमने पहले भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, dN/dt। अच्छा, dN/dt क्या चीज है ये बताओ। dN/dt वो है, dN इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट विल डिके इन dt टाइम। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये डिसइंटीग्रेशन का रेट है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी जो सैंपल है वो किस रेट से डिसइंटीग्रेट होगा, ये उसका रेट है। क्लियर है। और हमने देखा था इस चीज को, हमने क्या बोला था, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, जिसे हम किससे डिनोट करते थे, ए से डिनोट करते थे, एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। क्लियर है। बाद में हमने इसे ऐसा लिख दिया था, एक्टिविटी ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, मतलब किसी भी सैंपल की एक्टिविटी बोले या उस सैंपल के डिसइंटीग्रेट होने का रेट बोले या फिर दूसरे के बनने का रेट बोले, एक ही बात है। ध्यान समझें, ए से मान लो बी बन रहा है, तो ए के जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है और बी फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है, ए से सिर्फ क्या बन रहा है, बी, तो ए के डिसइंटीग्रेट होने के रेट को क्या लिखेंगे हम, dN/dt। इसे क्या बोलेंगे, सैंपल की एक्टिविटी, और ये इसे डिनोट किससे करेंगे, dN/dt, एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ n। n इज व्हाट, n वो न्यूक्लियस का नंबर है जो अनडिके है। क्लियर है। ओके, तो हमने a इज इक्वल टू क्या लिखा था, लैम्डा इंटू एन। फिर इसमें हमने एक आगे और चीज देखी थी, हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या आया था, ln2 बाय लैम्डा। यहां तक हमने पढ़ लिया था। और किसी भी t टाइम पर जो अनडिके न्यूक्लियस का नंबर था वो क्या था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इतनी चीजें हम पहले से पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी क्यों मैंने रिवाइज करा, क्योंकि इन सबका यहाँ काम आएगा। अगर x एक y में कन्वर्ट हो रहा है और एक z में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर ऐसे इतना नोट कर, ये नोट कर लो, वो तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, चाहो तो इसके साइड में भी नोट कर लें तो आपको पैरेलली समझ में आए। आप यहाँ पर नोट करो, if x decay into y and z, then effective decay constant is given by lambda effective is equal to λ1 plus λ2, and this is very important formula। आप IIT में ऐसे 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और एम्स में भी आ चुके हैं, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें कि जब भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट साइमल्टेनियसली y में भी कन्वर्ट हो रहा है किसी रेट से और z में भी कन्वर्ट हो रहा है किसी और रेट से, तो उनका जो इफेक्टिव, उस प्रोसेस का जो इफेक्टिव डिके कांस्टेंट होगा दैट इज गिवन बाय λ1 प्लस λ2। अभी IIT 2019 में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उसको ध्यान रखें। क्लियर है, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक, तो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अब अच्छा एक बात समझो, x कुछ y में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ z में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसमें आगे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट चाहो तो आप लिख लेना इस तरह से, फर्स्ट पॉइंट ये नोट कर लो आप।
सेकेंड पॉइंट कि अगर हम ऐसा बोले कि एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू n नॉट, देन आफ्टर t टाइम nuclei left are n is equal to n naught e की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। अब ये समझने की बात है, एक तरह से देखा जाए वही फॉर्मूला है। मैं आपसे बोलता था किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में इनिशियल न्यूक्लियाई का नंबर n नॉट है, बताओ टी टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई अनडिके रह जाएंगे या बच जाएंगे। तो आप फॉर्मूला बताते n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहाँ पर लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, बस लैम्डा को रिप्लेस कर दिया गया लैम्डा इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दैट्स इट। क्लियर है? तो आप ये नोट कर लो सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लैम्डा या ऐसे लिख सकते हैं, हाफ लाइफ ऑफ एक्स t1/2 इज इक्वल टू ln2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। यहाँ पर लिख सकते हैं ln2 अपॉन लैम्डा इफेक्टिव। है ना? तो 3 पॉइंट हो गए और इसमें एक फोर्थ पॉइंट, अगर हम ऐसा माने, अच्छा प्रोबेबिलिटी का मतलब आप लोग समझते होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए पूरा चैप्टर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये सब पढ़ाई जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझते हो कितने परसेंट चांस है कि ऐसा हो। जैसे मान लो एक कॉइन लिया हमने, कॉइन में दो ही चीज आ सकती है, हेड या टेल, है ना। जो आप उसको उछालते हो तो जब आएगा तो मैं बोलूंगा कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि हेड आए, तो 50% पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा मत बोलो सर कॉइन सीधा खड़ा रह गया, तो वो इसमें काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो आपने कॉइन ऊपर टॉस किया और वो जब ग्राउंड पे आया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी, 50%। ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर पढ़ा दिया गया चैप्टर तो आपको तो इजीली समझ में आना चाहिए। जैसे आप कार्ड सभी लोग खेलते होंगे, है ना, देखे समझते तो होंगे ही कार्ड्स, है ना। तो कार्ड्स में देखो किंग होता है, तो कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो बेसिकली 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें कितने किंग होते हैं, 4। तो बोलूँ कि कार्ड्स जो 52 हैं उसमें से अगर मैं कोई भी एक रैंडम कार्ड पिक करूं तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप देखो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52 और किंग कितने 4, तो प्रोबेबिलिटी है 1/13। कुछ ऐसा ही तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि किंग कितने हो सकते हैं 4 और हर 13 कार्ड में से एक होने की पॉसिबिलिटी है किंग की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52। 4/52 कितना हो जाएगा 1/13। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि, खैर ये छोड़ो, आपको इससे क्या लेना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कितने परसेंट चांस है कि ऐसा हो। तो बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ P1 एंड P2 आर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ Y and Z, then lambda 1 is equal to P1 into lambda effective and lambda 2 is equal to P2 lambda effective। ये बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आए, बट फिर भी हमें सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो आपको क्लियरली बोला जाएगा कि लैम्डा इफेक्टिव इतना है, ठीक है, और पहली वाई प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसका डिके कांस्टेंट बताओ। तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको भी स्क्रीन स्टॉप करके नोट कर लो। लास्ट पॉइंट इज
टाइप की वैरायटी का, फिर इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। बस एक वैरायटी और बताना है एक्यूमुलेशन ऑफ डिके, उसके बाद फिर इस पर सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो हमने जो एग्जाम में आए हुए वो सब मैं कराऊंगा, एग्जाम में आए हुए कराऊंगा आईटी। फिफ्थ पॉइंट ये है इसमें, प्रोबेबिलिटी पढ़ दी ऐसे, प्रोडक्शन रेट ऑफ वाई। तो जो वाई के प्रोडक्शन का रेट क्या होगा, ध्यान समझना। जैसे मैं अभी बोलता था कि किसी भी ए से बी बना, तो ए के डिसइंटीग्रेट होने का रेट, ए के डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या होता था, dn/dt, और इसे आप क्या लिखते थे, लैम्डा इनटू एन के इक्वल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए के डिसइंटीग्रेट होने का रेट या बी के प्रोडक्शन का रेट एक ही बात है। अच्छा, जो बी के ए के डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या लिखते थे आप, dn/dt, और इसे किसके इक्वल करते थे, लैम्डा इनटू एन के। क्या लैम्डा इनटू एन को ही हम ये बोल सकते हैं, और एन क्या चीज होती थी, एन होते थे अनडिके न्यूक्लियस का नंबर। क्लियर। तो बी के प्रोडक्शन का रेट भी क्या लिखा जा सकता है, बी के प्रोडक्शन का रेट भी लैम्डा इनटू एन लिखा जा सकता है। क्लियर है, ओके। तो जो प्रोडक्शन रेट ऑफ वाई, क्या ये लिखा जा सकता है कि लैम्डा 1 इंटू एन, और एन क्या चीज है, एन पहले ही आप निकाल चुके, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। इसी तरह से ये चीज आप नोट कर लो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने जो पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई है A1, वो अनस्टेबल है इसलिए डिके हो रहा था। अब ये डिके होके क्या बनाया उसने, A2 बनाया। अब डिके होके अगर A2 बनाया और A2 भी अनस्टेबल निकला, तो A2 फर्दर किस में डिके होता था, A3 में। और ये प्रोसेस तब तक चलती थी जब तक कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म नहीं हो जाता, है ना। वो जब हमने सीरीज पढ़ी थी, जो रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़ी थी, जिसमें 4n 4n+1 4n+2 4n+3 आई थी। तो उस वैरायटी में एक क्वेश्चन आता है, उसके आप हेडिंग नोट करो, एक्युमुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई, एक्युमुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई। अब ये क्या चीज है, ध्यान समझें। जैसे मान लो A1 था, इतने टफ वैरायटी क्वेश्चन वैसे जेई में आते नहीं ना, नीट में तो आएंगे नहीं फिर, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं क्योंकि कभी कभार एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है ना। ये जो वैरायटी करा रहा हूँ ये नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर सिर्फ सुन लो, है ना। नोट्स बनाने बनाओ, नहीं बनाओ मत बनाओ, लेकिन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर ही आया था, है ना। A1 से सपोज A2 बना और इसका डिके कांस्टेंट लिया लैम्डा 1, और A2 से A3 बना, इसका डिके कांस्टेंट ले लिया हमने लैम्डा 2, और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रही। मान लो t इज इक्वल टू 0 पर, ये तो इनिशियली था n0, ये दोनों 0 और 0 थे। किसी भी टाइम t पर, जब टाइम का वैल्यू t हो गया, तो ये रह गए अनडिके, अनडिके है ये n1 n2 और n3, ये अनडिके न्यूक्लियाई का नंबर हो गया किसी भी टाइम t पर। अब सोचो जो A2 है, अगर उसके हम एक्युमुलेशन की बात करें कि किस रेट से एक्युमुलेट हो रहा है, मतलब किस रेट से बन रहा है, इसकी बात करें, तो परेशानी ये है कि A1 डिसइंटीग्रेट करके बना रहा है A2, तो जो इसके डिसइंटीग्रेट होने का रेट होगा वही इसके प्रोडक्शन का रेट होगा। बट अगर आगे नहीं हो रहा होता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि A2 के प्रोडक्शन का रेट है लैम्डा 1 इंटू n1। मैं पूछता आपसे, बताओ A1 के डिसइंटीग्रेट होने का रेट, तो आप सिंपली बोलते A1 का डिसइंटीग्रेट होने का रेट होगा लैम्डा, इसकी एक्टिविटी होगी लैम्डा 1 इंटू इस टाइम पर अनडिके न्यूक्लियर, दैट इज लैम्डा 1 इंटू n1,
मैं बोलता कि इससे A2 के प्रोडक्शन का रेट, तो आप बोलते A2 के प्रोडक्शन का रेट हो जाएगा जो इसके डिके का रेट है, मतलब λ1 × n1। मैंने कहा ठीक है, बट परेशानी ये है कि साइमल्टेनियसली A2 भी डिके हो रहा है A3 में। तो A2 के डिके होने का रेट क्या है, A2 के डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या है? A2 के डिसइंटीग्रेट होने का रेट है λ2 × n2, या हम बोलेंगे A3 के प्रोडक्शन का रेट है। बट हमें तो एक्यूमुलेशन ऑफ A2 चाहिए, तो सोचो एक्यूमुलेशन ऑफ A2 हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, dn is what, dn is the number of accumulate nuclei in dt time। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A2 accumulate in dt time। dn इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है कि ध्यान समझे, λ1 × n1 × dt माइनस λ2 × n2 × dt। ये क्या चीज है, पहले ये समझो ये क्या चीज है। दिस इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट। तो किसी भी चीज का रेट हम कैसे लिखते थे, dn बाई डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या लिखते थे, dn बाई dt इज इक्वल टू λ1 × n। तो dn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ1 अगर ये क्या चीज होती थी कि dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए dt टाइम में, तो अगर हम सिर्फ dn इज इक्वल टू लिखते तो क्या आता है, λ1 × n × dt, और n क्या होता था, अनडिके न्यूक्लियाई का नंबर। ये चीज थी n1 n2 n3। तो अगर हम बोले कि इसके एक्यूमुलेट होने का रेट, तो आप बोले कि इसके डिसइंटीग्रेट होने का रेट बताओ, तो आप इसके डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या बोलते, dn बाई dt इज इक्वल टू λ1 × n1। इस dt का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता, मतलब A1 के डिसइंटीग्रेट होने का रेट हो गया ये। फिर A2 कितना एक्यूमुलेट हुआ, ये कैसे निकालोगे कि जो ये प्रोडक्ट हुआ और जो इसने डिसइंटीग्रेट हो गया उसका जो डिफरेंस होगा भाई, तो इसके एक्यूमुलेशन का रेट होगा, तो आप लिखोगे λ2 × n2 × dt। क्लियर है चीज, बस। अब इसको तो ये, और ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एडवांस। क्लियर, ओके। अब इस चीज को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, dn बाई dt फॉर्म में लिख दें तो इसे ऐसा लिख दें, dn बाई dt, इस dt को इधर बुला लिया, प्लस λ2 × n2 इज इक्वल टू λ1 × n1। अच्छा, ये n1 का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं कि n1 का वैल्यू, n1 इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस λ1 × t। सोच कर देखो, अगर A1 के सिर्फ न्यूक्लियाई हैं अनडिके n1 और इनिशियल न्यूक्लियाई थे n0, तो हम वो लिख सकते हैं डिके लॉ से, है ना। तो यहाँ से dn बाई dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, dn बाई dt इज इक्वल टू, सॉरी, dn बाई dt प्लस λ2 n2 इज इक्वल टू λ1 × n0 e की पावर माइनस λ1 × t। ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं, जो याद रखने वाली बात थी वो मैंने आपको यहीं समझा दी। ये याद रखना है बस आपको कि किस तरह से A2 न्यूक्लियाई का एक्यूमुलेशन किस रेट से होगा, वो ऐसे लिखते हैं। बाकी तो ये सिंपल। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये एक लीनियर इक्वेशन है। किस फॉर्मेट की लीनियर इक्वेशन है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि ये इस फॉर्मेट की लीनियर इक्वेशन है, और इसकी जनरल सॉल्यूशन अगर हम बात करें n2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है λ1 × n0 अपॉन λ1 माइनस λ2 e की पावर माइनस λ2 × t माइनस e की पावर माइनस λ1 × t। ठीक है, वैसे इन चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी अगर एक न्यूक्लियाई
A1 से A2 बना और A2 से वापस A3 में डिसइंटीग्रेट हो गया, तो A2 जो इंटरमीडिएट बना उसके एक्यूमुलेशन का रेट कैसे लिखते हैं, इसके प्रोडक्शन का रेट दैट इज λ1 इंटू N1 और इसके डिसइंटीग्रेट होने का रेट दैट इज λ2 इंटू N2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। बस ये ध्यान होना चाहिए इस पे, ठीक है। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके इस चीज नोट कर लो। इसके आगे फिर नेक्स्ट रन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन IIT करेंगे। अब 2 लेक्चर सिर्फ IIT के क्वेश्चंस करने हैं अपने को, है ना। चलो बाय, टेक केयर।